रखते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा दिफा करेगा अमेरिका, मगर वो गैर महफूज है। जो 700 अमेरिका के एयर बेसेस हैं उसमें से सबसे बड़ा बेस यही है जिसके 15 किलोमीटर दूर बमबारी की गई है। आपको भी याद है कि इसराइल पहले ये कह चुका था कि अब यानी ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमिक कुव्वत है। ईरान की इस अम्ब्रेला के अंडर आना चाहते हैं क्योंकि वो भी सिक्योरिटी चाहते हैं। इतना बड़ा बजट एक तरफ डिफेंस पे रखा गया और उसके बाद भी अगर कतर गैर महफूज रहा तो क्या बाकी वो ममालिक महफूज होंगे जो कि एयर बेसेस अमेरिका की अपने मुल्क में रखते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा दिफा करेगा अमेरिका, मगर वो गैर महफूज है। नीजे थैंक यू, आप ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन मैं एक और चीज़ से लिंक करूंगा। मेरे डाटा के मुताबिक मैं करेक्शन करूंगा ज़ाहिर है आपसे लेके, क्योंकि मेरे मुताबिक जीसीसी का जो डिफेंस बजट कलेक्टिवली 130 बिलियन है, 130 बिलियन एक, ठीक है, और उनकी जो रेगुलर फोर्सेज हैं इन जीसीसी की वो 4 लाख हैं फौजी जो हैं, ये भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा। जो आप बेसिस कह रही हैं अमेरिका के पूरी दुनिया में कितने बेसिस हैं, तो आप सुनकर शायद हैरान हो जाएंगी। अमेरिका के पूरी दुनिया में 700 एयर बेसिस हैं, 700। और जिस चीन के खिलाफ कहा जाता है कि हम ऐसा कर देंगे, चीन के सिर्फ 2 एयर बेसिस हैं पूरी दुनिया में, अदर आउटसाइड देयर ओन होमलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो 700 अमेरिका के एयर बेसिस हैं उसमें से सबसे बड़ा बेस यही है जिसके 15 किलोमीटर दूर बमबारी की गई है, यानी कतर का है। तो इस तनाजुर में जी सेंटकॉम भी और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर भी और F-15 भी है और उनके पास बहुत मोस्ट मॉडर्न वेपन्स है, डिफेंस नेटवर्क है, तो फिर भी कतर को खबर नहीं हुई। तो मैं थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज कर रहा था ब्रेक से पहले कि देखिए दुनिया में सब मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मदद करते हैं या मदद नहीं करते हैं। तो अमेरिका ने भी वही किया, उनकी नेशनल इंटरेस्ट में था कि मदद नहीं करनी। और आपका उस सवाल पर कि इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है, तो देखिए कैपेबिलिटी होना मुनीज़े और बात है और एक बात होती है, 50% मसला हल होता है कैपेबिलिटी से। आपने जहाज़ खरीद लिए, वेपन्स खरीद लिए, बहरी जहाज़ खरीद लिए, जो भी खरीद लें, लेकिन एक चीज़ होती है रिजॉल्व, आपकी बहादुरी और हौसला, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप रेजोल्यूशन से दुश्मन को नहीं रोक सकते। हमें याद रखना पड़ेगा, हिंदुस्तान ने जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 85 जहाज़ भेजे थे रात को 12:30 बजे, तो हमने पाक फ़िज़ाइया ने ख़ास तौर पर उनकी लीडरशिप ने इंतज़ार नहीं किया था कि कल सुबह होगी हम एक रेजोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त आपके खिलाफ पेश करेंगे। हमने 42 जहाज़ हवा में भेज दिए थे, 7 उनके जहाज़ों को लैंड नहीं करने दिया था, वो अपने एयर बेसिस पर नहीं उतरे। ये अब कीमत, आप जो मैं थोड़ी देर पहले आप सवाल के ब्रेक से पहले कह रहा था कि आप कीमत मांगते हैं दुश्मन से, ये कीमत क्या, अरब मुल्कों को आप असला दें जितना मर्जी, वो क्योंकि वो तो उनकी मिलिट्री हार्डवेयर है, उनकी इंटरेस्ट होती है कि उनका बिजनेस चलता रहे। आया कैपेसिटी बिल्ड करने के बाद आप उनके एनेबलिंग एनवायरनमेंट करते हैं या रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं? तो ये मेरा ख्याल अब रियलाइजेशन हो रही है। और आपने तुर्की से भी लिंक किया, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी मुझे लगती है कि उनको शायद खतरा होगा कि इस वक्त तुर्की को एंगेज किया जाए। बहुत सारे लोग शायद जानते ना हो कि F-16 बनाने के जो आउटसाइड असेंबलिंग का सबसे एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लांट आउटसाइड, जब अच्छे वक्तों में जब तुर्की के साथ अच्छे तल्लुकात थे, तो F-16 का फैक्ट्री यहाँ लगी थी तुर्की में, और ये बहुत करीब रहा है। बाद में कुछ बदमज़गियाँ हुई हैं अमेरिका के रिलेशनशिप में तुर्की के साथ, और शायद री इंगेज इसलिए कर रहे होंगे कि वो नहीं चाहते कि ब्लॉक्स इतने बड़े बन जाएं कि इटसेल्फ इजराइल को या अमेरिका को ही अनकंफर्टेबल करना शुरू कर दे। सर आप देखें, एक जानिब हम देखते हैं कि इसराइल हर रोज़ हमला कर रहा है फ़लस्तीन में, आए दिन वहाँ पर शहादतें हो रही हैं, और दूसरी जानिब आप ये देखें यहाँ पर मुआहदे किए जा रहे हैं। तो ये तमाम तर डीलिंग्स जो हो रही हैं, ऐसे में हम क्या देखते हैं कि क्या क़याम अमन फ़लस्तीन में मुमकिन हो सकेगा, या पाकिस्तान कोई किरदार अदा कर सके, या तुर्की, कुछ हो सकता है इस पर? देखिए मुनीज़े, मैं फिर वही उसी बात पर आऊँगा। इजराइल जो कुछ करता जा रहा है अनचैलेंज्ड, अनकाउंटेबल होके, उसको क्या प्राइस देनी पड़ रही है पिछले 2.5 सालों में, जब से गाज़ा पर जुल्म कर रहा है, या जिस मुल्क पर भी वो हमला कर देता है, कोई यमन, सीरिया, लीबिया, जिस पर भी वो हमला करता है या अमेरिका करता है। ख़ास तौर पर इजराइल ने क्या कीमत दी है पिछले दिनों, सिवाय कंडेम करने के, एक रेजोल्यूशन पास करने के, करारदाद पास होने के, उससे ज़्यादा क्या हुआ? तो प्राइस नहीं मांगी जा रही है, और प्राइस तब वो देगा जब उसको भी हिटबैक होगा। अच्छा, पता कलामी की माजरत, सर आप मुझे ये बताएं, आपको लगता है कि तैयब एर्दोगान की जानिब से जिक्र भी किया जाएगा, कोई तस्करा होगा वहाँ फ़लस्तीन का इस मुलाकात में, ये मुमकिन है? मेरा तो ख्याल है डेफिनेटली होगा, लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि अपने अपने मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट होती है, जब वो कन्वर्ज करती हैं तो फिर बिगर इंटरेस्ट देखा जाता है कि बड़ा इंटरेस्ट मेरा किस चीज़ में है। आया मैं गाज़ा को लेके परसिस्ट करूं और इंसिस्ट करूं और बज़िद रहूं कि मैं यही करूंगा तो फिर अगले बात चलेगी, या मैं जिक्र करने के बाद अपनी नेशनल इंटरेस्ट पे स्विच कर जाऊं।
अनफॉर्चुनेटली यही हम देखते आए हैं कि हुआ यही है कि सब कन्वर्ज कर जाते हैं अपने अपनी नेशनल इंटरेस्ट पे। इजराइल को तो पहली दफा ईरान ने थ्रेट किया ना, अभी उनके सारे एयर डिफेंस नेटवर्क को कर दिया, प्राइस मांग ली उनसे। और है कितना बड़ा, इतना छोटा मुल्क जो 78 सालों में तकरीबन $260 बिलियन अमेरिका से मिलिट्री एड में ले चुका है और हमारे केपीके का चौथा हिस्सा है। कता कलामी की माजरत, लेकिन हमने माजी में ये देखा कि एक ख़त भिजवाया गया था रजब तैयब एर्दोगान की अहलिया की जानिब से, भेजा गया था कि अमेरिका में मेलानिया ट्रंप को वो लेटर दिया जाए जिसमें कि फ़लस्तीन के बच्चों के बारे में, उनके साथ जो कत्लेआम किया जा रहा है उस पर रोशनी डाली गई थी और ये दरख्वास्त की गई थी कि इसको एड्रेस करें, वहाँ पर इस सिलसिले को रोकें। तो क्या यहाँ पर कोई बाज़ाब्ता मुलाकात में इस मामले पर बात हो सकती है? जी, आई बिलीव कि होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैं गैस ही कर सकता हूं बिकॉज मेरे पास डाटा या स्टैटिस्टिक्स को एक्सेस भी नहीं है टर्किश प्रेसिडेंट तक, लेकिन आई कैन गेस कि वो पॉसिबली डेफिनेटली टेकअप करनी चाहिए बिकॉज ये ह्यूमैनिटेरियन है। हम अपनी अपनी चौधराहट, अपनी अपनी बादशाहत, अपनी अपनी अपॉइंटमेंट्स या अपनी अपनी जो पॉलिटिक्स की हमारी जो जिसको कहना चाहिए हमारे पास जो होती हैं वो तभी एथिकल ठीक है ना कि अगर हम जो ऑप्रेस्ड हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो मजलूम है उनका भी बात करें सिर्फ। डेफिनेटली मेरा ख्याल है होनी चाहिए जी, होनी भी चाहिए। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं, मशरिक़ वुस्ता के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं और उतार चढ़ाव वहाँ पर देखने में आ रहा है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान इसको स्टेबलाइज करने में क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, इस वक्त जो लीडिंग रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है, बल्कि कमांडिंग रोल अदा कर रहा है, मुआशी ताकत सऊदी अरब, दफाई ताकत पाकिस्तान। तो अकल की बात है, वर्ल्ड सुपर ताकत तो एक बन गई ना, एक पाकिस्तान और जो MOU साइन हो गया सऊदीया के साथ, तो एक ऐसी कुव्वत सामने आ गई जो कि लीडिंग रोल तो अदा करेगी। सही, ठीक है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं, आप मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर रहे हैं कई ममालिक और आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसमें शमूलियत अख्तियार हो जाएगी। मगर ऐसे में जहां मैंने आगाज़ में जिक्र किया था कि हमारे दोस्त ममालिक चाकू चौबंद हो गए हैं, वहाँ ईरान की जानिब से जो एक पेशकदमी नज़र आई है वो भी काबिल दाद है। ऐसे में आप मुझे ये बताएं कि वाई ओनली पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों इन्हसार किया जा रहा है? क्या इन तमाम ममालिक को पाकिस्तान एक निजात दहिंदा के तौर पर नज़र आ रहा है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ा इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्कों में पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है और फिर एक एटमिक कुव्वत भी है। और जो मुजाहरा पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने हालिया भारत के ख़िलाफ़ जो मुहिम जोई थी, जो भारत ने शुरू की, उस पर अपना मुजाहरा किया, उसकी दुनिया भर में पजीराई हुई है और उससे पाकिस्तान का कद काठ जो है दुनिया में बड़ा है। इसीलिए ये जो अमेरिका पर बहुत बड़ा इन्हिसार था ना अरब दुनिया का, चाहे वो UAE हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो और बाकी ममालिक हो, ये अपनी नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका की तरफ बहुत देखते थे। अब उनको ये लगा कि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ भी खड़ा हुआ है और साथ साथ हमें भी यकीन दिलाता है, लेकिन इसराइल का निशाना जो है वो अरब दुनिया है। और आपको भी याद है कि इसराइल पहले ये कह चुका था कि अब यानी ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी भी है, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमिक कुव्वत है। तो इसराइल की नज़र में तो पाकिस्तान भी निशाने के ऊपर है। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें तो अरब दुनिया के अंदर ये रियलाइजेशन हुई है कि हमें पाकिस्तान की ताकत को साथ लेकर चलना चाहिए और पाकिस्तान के साथ मिलकर अपनी ताकत में इजाफा करना चाहिए। और मुस्लिम ब्लॉक जो है ख़ास तौर पे वो लीड के तौर पर सामने आए, उसमें पाकिस्तान लीड करने की पोजीशन में आए। और अरब दुनिया का कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि वहाँ सारी बादशाहत है, आपको पता है, वो डेमोक्रेसी के ऊपर उस तरह से उनका कोई यकीन नहीं है। इसलिए वो एक बादशाहत का निज़ाम के अंदर रहते हुए पाकिस्तान, जिसकी एक इस वक्त इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी बड़ी है, उसकी मदद से अपने आप को ज़्यादा सिक्योर करना चाहता है। और ये जो अभी माहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, और जिसमें कहा जा रहा है कि दीगर इस्लामी ममालिक भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, तो इसमें पाकिस्तान का रोल तो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान ने सारे तनाजुर में अमेरिका के साथ भी चलना है, पाकिस्तान ने चाइना के साथ भी चलना है, पाकिस्तान ने दूसर दुनिया के साथ भी खड़े होना है और अरब कंट्रीज़ के साथ भी खड़ा होना है। ये थोड़ी कि पाकिस्तान इस इस्लामी ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका और चाइना से कोई नाराज़गी लेना चाहता है। यानी अब एक वो पोजीशन बन गई है पाकिस्तान की जहां वो ब्रिज के तौर पे रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान की तरफ लोग देखना जो है वो जस्टिफाई है, नेचुरल नज़र आ रहा है कि इस वक्त अरब दुनिया एक मुतबादल ऑप्शन के ऊपर गौर कर रही है और वो मुतबादल ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान के साथ एक लीडिंग रोल में जाया जाए और पाकिस्तान की जो दिफाई और सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसको इस्तेमाल
करके हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से लाएं और एक प्रेशर भी बिल्ड कर सकें इंटरनेशनल दुनिया के अंदर कि जी हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बाकी ममालिक समेत पाकिस्तान भी हमारे साथ खड़ा है जो हमारी सिक्योरिटी के साथ खड़ा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपने अफगानिस्तान के तनाजुर में कहा। मैं यहाँ पर खालिद चिश्ती साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। साथ ही साथ पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन, अपनी क्रेडिबिलिटी जिस तरह से की है, जिसमें इजाफा होता हुआ हम देख रहे हैं, वहाँ ये भी देखना है कि इसराइल दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा, मैली आंख से दोबारा देखने की कोशिश नहीं करेगा।